हेलो गाइस। इस कहानी की शुरुआत में हमें आयशा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक छत पर खड़ी होती है। वो अपनी दूरबीन से आसपास के पानी को देख रही होती है। दरअसल यहाँ पे कुछ अर्से पहले बहुत बड़ी सुनामी आई हुई होती है। उसके बाद भूकंप का एक बहुत बड़ा झटका आता है जिसकी वजह से यहाँ के सारे लोग मारे जाते हैं। इस पूरे शहर में खाने और पानी की बहुत ज़्यादा कमी है जिसकी वजह से आयशा ओस की बूंदों को पीने के पानी के लिए इस्तेमाल करती है। इसके बाद आयशा के पास एक रेडियो भी होता है जिसको वो सोलर एनर्जी से चार्ज करती है और इसमें फ्रिक्वेंसी सेट करती है। उसके बाद उसे एक बंदे का मैसेज मिलता है जिस पे वो कहता है कि अगर कोई बंदा ज़िंदा है तो हमारे पास आ जाओ, हमारे पास बहुत सारा खाना और पानी है। लेकिन आयशा वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर होते हैं। इसके लिए उसे बोट की ज़रूरत होगी वहाँ जाने के लिए। उसके बाद आयशा अपनी दूरबीन से पानी में देखती है, उसे एक डब्बा दिखाई देता है। वो फिर नीचे जल्दी से जाकर अपना एक तीर उठाकर उस डब्बे को अपने पास खींचती है। लेकिन जब वो डब्बे को खोल कर देखती है तो उसमें एक वाइन की बोतल के अलावा कुछ नहीं होता। दरअसल आयशा ऐसे ही अपना खाना पीना और ज़रूरत की चीज़ें पूरी करती है जिससे वो ज़िंदा रह सके। उसके बाद वो फर्स्ट फ्लोर पे आ जाती है और एक कमरे की तरफ देखती है। इस कमरे के साथ उसकी बहुत सी पुरानी यादें जुड़ी हुई होती हैं। कुछ देर वहीं खड़े होने के बाद आयशा ऊपर आ जाती है क्योंकि नीचे हर जगह पानी भरा हुआ होता है। आयशा ऊपर आने के बाद वाइन पीती है। दरअसल वो कम से कम खाना और कम से कम पानी पीती है क्योंकि वो ज़िंदा रह सके। क्योंकि अभी भी कुछ लोगों का मानना होता है कि एक बार फिर भूकंप आएगा और जो बाकी बचे कुचे लोग हैं वो भी सब मारे जाएंगे। इसके बाद आयशा दूरबीन से देखती है दो बोट्स इसी की तरफ आ रही हैं। दरअसल इसमें लुटेरे होते हैं जो लोगों को लूट कर उनका सारा सामान छीन लेते हैं और उन्हें पानी में फेंक देते हैं। इसके बाद आयशा देखती है कि वो लुटेरे इसी के सामने वाली बिल्डिंग में लोगों को मार रहे होते हैं और उनका सामान छीन रहे होते हैं। उनमें से एक लुटेरा जो है वो आयशा को देख लेता है और फिर आयशा जल्दी से नीचे हो जाती है, नीचे छुप जाती है। फिर वहाँ से नीचे भागकर अपना सारा सामान बिखेर देती है, इधर उधर फेंक देती है ताकि उन लोगों को लगे कि यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। फिर उसने एक खुफिया जगह बनाई होती है जहाँ पे वो बाहर से आए हुए लोगों से छुप सके। फिर वहाँ पे छुप जाती है। उसी की थोड़ी देर बाद वो लुटेरे इसी तरफ आ जाते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पे सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है तो उन्हें लगता है यहाँ पे कोई नहीं रहता। फिर भी उनके साथ ही कहते मैंने यहाँ पे किसी न किसी को देखा ज़रूर था। उसके बाद वो लोग वहाँ से सामान लेते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जब आयशा देखती है कि सब लोग चले गए हैं तो आयशा बाहर आ जाती है। लेकिन आयशा को शक फिर भी होता है कि ये लुटेरे फिर कभी न कभी वापस ज़रूर आएंगे। इसके बाद वो ज़्यादा सतर्क हो जाती है और अपने मामूर के मुताबिक पानी में खाना ढूंढना शुरू कर देती है और अपनी दूरबीन से इधर उधर देखती है। उसे एक डब्बा नज़र आता है। जब वो डब्बा खोल के देखती है तो उसके अंदर सड़े गले फ्रूट होते हैं जो खाने के काबिल बिल्कुल नहीं होते। लेकिन उसी में उसे एक जैम की बोतल मिल जाती है जिसे खाकर उसे एक दिली सुकून मिलता है क्योंकि उसने बहुत अरसे बाद कुछ मीठी चीज़ खाई थी, इसलिए वो इसे खाकर बहुत पुरसुकून हो जाती है। अब वो जब बाहर की तरफ देखती है तो उसे एक थर्माकोल पे एक लड़की लेटी हुई नज़र आती है। उसे लगता है यह भी और लोगों की तरह मरी हुई है। वो ध्यान नहीं देती, वो अंदर वापस चली जाती है। फिर उसे कुछ कदमों की आवाज़ आती है थोड़ी देर के बाद। जब वो जाके देखती है तो वही लड़की वहाँ पे खड़ी हुई होती है, उसे देख रही होती है। अब आयशा उसके पास जाना चाहती है लेकिन वो वहाँ से भागकर चली जाती है। आयशा जब उसे बहुत ढूंढती है नहीं मिलती, लेकिन वो थोड़ी देर बाद उसे मिल जाती है। वो देखती है उसके पास एक लाइट जल रही होती है और उसके हाथ में एक थर्माकोल वो होते जो आयशा का था। जब वो उसे खोल कर देख रही होती है तो इस जैसी उसकी एक छोटी बहन होती है जिससे वो बहुत प्यार करती थी। दरअसल आयशा ने भूकंप में और सुनामी में अपना परिवार खो दिया होता है जिसके बाद वो उन्हें बहुत मिस करती है। लेकिन इस लड़की में उसे अपनी छोटी बहन दिखाई देती है और वो इसको अपने साथ रखती है। फिर वो अपने जमा किए हुए नूडल्स को पका कर देती है, उसको खिलाती है और फिर उसका ख्याल रखती है। दरअसल इतने सालों बाद उसने अपने पास किसी इंसान को देखा हुआ होता है, इसलिए वो दिल में खुश भी बहुत होती है। इसके बाद आयशा को अपने कुछ गुजरे हुए कल की यादें आती हैं जिसमें उसकी एक छोटी बहन दिखाई देती है और उसके साथ उसकी माँ।
फिर वो आयशा रात को उस बच्ची का नाम पूछती है, जिसमें वो बच्ची अपना नाम बताती है कि बच्ची आयशा को अपना नाम रोज़ बताती है और कहती है कि मैं अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे परिवार को मार दिया क्योंकि वो मानते थे कि हमारे धर्म की वजह से जो है ना यहाँ पे सुनामी और भूकंप आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने मेरे परिवार को मार दिया और मेरे परिवार ने मुझे थर्मोकोल के ऊपर बिठाकर मुझे पानी में फेंक दिया और फिर मैं बहते बहते यहाँ तक आ गई। आयशा बताती है कि मैं पिछले यहाँ पे 10 साल से हूँ, लेकिन अब हम बोर्ड बना कर यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। इसके बाद आयशा ने दरवाजे के ऊपर टैप लगाई होती है ताकि ये लॉक ना हो जाए और रोज़ इस टैप को हटा देती है, जिसकी वजह से ये डोर लॉक हो जाता है। अब ये ऊपर फंस कर रह जाते हैं, ये नीचे नहीं जा सकते। इस वजह से आयशा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मुझे पता है ये बच्ची मासूम है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहती। इसके बाद वो रोज़ जो है ऊपर दरवाजे के ऊपर चढ़कर एक तार की मदद से वो डोर खोल देती है और आयशा से कहती है कि आज के बाद तुम किसी चीज़ को भी छेड़ोगी नहीं, यहाँ पे हमारी जान को बहुत खतरा है। उसके बाद आयशा को कुछ सुनाई जाता है, फिर वो दूरबीन से देखती है तो वो जो डाकू हैं इसी की तरफ आ रहे होते, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी होती है कि वो डाकू वहीं से वापस चले जाते हैं। आयशा उसे बताती है कि लुटेरे यहाँ पे कभी भी वापस आ सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे सतर्क होकर रहना पड़ेगा। इसके बाद आयशा उसके बाल धोती है और फिर वहाँ पे उसे कंघी करती है। रोज़ आयशा से पूछती है कि अगर डाकू दोबारा आ गए तो फिर क्या होगा। फिर आयशा उसे बताती है कि अलमारी के पीछे एक छुपने की जगह है जहाँ हम दोनों छुप जाएंगे। इसके बाद वो रोज़ कहती है मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकूँगी, मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। बच्ची की ये बात सुनकर आयशा को हंसी आती है। फिर रात को आयशा देखती है कि उसके गले में जो नेकलेस था वो गायब है। फिर वो जाती है रोज़ से इस बारे में पूछती है, तो रोज़ नाराज़ हो जाती है और उठ कर दूसरे कमरे में चली जाती है और फिर वहीं सो जाती है। अगले दिन जब आयशा छत के ऊपर जाती है, देखती है पानी पीने का पानी वहाँ पे नहीं है। फिर वो आके जब नीचे देखती है तो रोज़ उससे अपने कपड़े धो रही होती है, जिससे उसको गुस्सा भी आता है, लेकिन वो खामोश हो जाती है क्योंकि उसे पता है वो अभी बच्ची है। उसके बाद आयशा को अपने गुजरे हुए कल की याद आती है, जिसमें उसकी छोटी बहन को दिखाया जाता है और वो अपनी यादों में इतना खो जाती है कि वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद उसको होश आता है तो वो अपने पास रोज़ को बैठे हुए देखती है और फिर रात हो जाती है। रात होने के बाद वो ऊपर छत पे जाते हैं क्योंकि पानी इकट्ठा हो चुका होगा, इसलिए वो ऊपर जाते हैं। फिर वो रोज़ स्टेज की लाइट जला लेती है, लेकिन वो उसे मना करती है, कोई बाहर से हमें देख लेगा, इसलिए वो उसी टाइम बंद करवा देती है। और फिर ये ऊपर जाते हैं और वहाँ से पानी लेकर फिर नीचे आ जाते हैं। आयशा जब फिर वहीं रूम के सामने आके खड़ी हो जाती है, रोज़ इससे पूछती है कि इस रूम में ऐसा क्या है। दरअसल ये रूम उसकी छोटी बहन का होता है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद वो दोनों फिर से नीचे आ जाते हैं। रोज़ को वहाँ पे उसका रेडियो मिलता है, जिस पे वो सुनती है कि कोई बंदा फिर से कह रहा है कि अगर कोई आदमी ज़िंदा है तो हमारे पास आ जाए, हमारे पास खाने पीने का बहुत सा सामान है। और फिर वो रोज़ वहाँ से भागकर फ़ौरन आयशा के पास जाती है और कहती है कि हमें यहाँ पे फ़ौरन जाना चाहिए। आयशा गुस्से में आ जाती है, कहती है यहाँ वहाँ जाना इतना आसान नहीं है, वहाँ यहाँ से बहुत दूर है और बोर्ड बनाना बहुत मुश्किल है। और अब आयशा यहाँ से नहीं जाना चाहती क्योंकि अब उसे रोज़ की बहुत परवाह हो गई है, इसलिए वो कहती है क्योंकि बाहर हर जगह लुटेरे हैं, उसकी जान को खतरा हो गया, इसलिए वो यहीं पे रहना चाहती है, लेकिन रोज़ यहाँ से बाहर जाना चाहती है। उसे कहती है तुम कायर हो, तुम यहाँ से निकलना ही नहीं चाहती, और फिर वो दूसरे कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद आयशा उस कमरे में जाती है और देखती है कि रोज़ वहाँ पे बोतल्स के ज़रिए क्राफ्ट बना रही है, लेकिन वो कहती है कि यहाँ से जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि अभी पानी में शार्क भी घूम रही है और किसी भी तरह हमला कर सकती हैं। और वो कहती है अगर हम शार्क से बच भी गए तो लुटेरे हमें मार देंगे। उसके बाद रोज़ उसे एक फ्लेयर गन दिखाती है, कहती है मेरे पास फ्लेयर गन है, और आयशा कहती है कभी भी उनको गन नहीं दिखाना क्योंकि वो हमें पानी में फेंक देंगे। इसके बाद फिर से आयशा को अपने पुराने कल की याद आती है, जिसमें वो कहीं जाती है और उसकी छोटी बहन उसे रोक रही होती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती, नहीं रुकती और चली जाती है। उसके बाद फिर से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। इसके बाद देखते हैं कि बारिश हो जाती है, जिसके बारिश के पानी से वो काफ़ी सारे बर्तन भर लेते हैं पीने के पानी के लिए। यहाँ पे काफ़ी अरसे बाद बारिश हुई होती है
और रोज़ भी आयशा की हेल्प कर रही होती है साथ में। और अब आयशा भी यहाँ से जाना चाहती है, इसलिए उसने राफ्ट का काम शुरू कर लिया है। लेकिन वो ये बात रोज़ को नहीं बताती, क्योंकि वो रोज़ को सरप्राइज़ देना चाहती है। इसलिए वो रोज़ को नीचे लेके आती है, जहाँ पे वो देखते हैं कि आयशा ने राफ्ट बना दी है। फिर के बाद वो दोनों रात को सो जाते हैं, कहते हैं सुबह यहाँ से निकलने की तैयारी करेंगे। इसके बाद वो अपना खाना पीना जो सामान वो राफ्ट में रख लेते हैं और यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसके बाद आयशा छत पे चली जाती है और यहाँ से निकलने का सही मौका देख रही होती है। फिर वो जब वो दूरबीन से देखती है तो वही लुटेरे इसकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। जल्दी से नीचे भागकर सामान सारा इधर उधर करती है ताकि उन लोगों को लगे यहाँ पे कोई भी ना हो। इसके बाद वही जो छुपने की जगह होती है वहाँ पे आयशा रोज़ को छुपा देती है, लेकिन रोज़ कहती है तुम भी यहाँ पे आ जाओ, लेकिन वो वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे एक ही आदमी रह सकता है। इसलिए वो रोज़ को अंदर धक्का दे कर खुद वो बाहर ही कहीं छुप जाती है। रोज़ को अंदर भेजने के बाद फिर उसे वही पल याद आता है जब इस दुनिया में सुनामी आई थी, जिस सुनामी में उसकी बहन भाई और माँ जो है सब मारे जाते हैं, लेकिन वो किसी को भी नहीं बचा पाई। इसलिए वो कहती है कि इस बार वो रोज़ को बचा के रहेगी। कुछ ही देर बाद यहाँ पे वही आ जाते हैं डाकू बोट वाले, और उन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई रहता है, तो और वो यहाँ पे ढूंढना शुरू करते हैं। फिर उन्हें रोज़ मिल जाती है, तो मजबूरन में जो है आयशा को बाहर आना पड़ता है। फिर आयशा उनमें से एक डाकू के ऊपर फ्लेयर गन से हमला कर देती है, जिससे वो वही मारा जाता है। फिर उसके बाद वो एक और डंडे से एक और डाकू को मार देती है, और उसके बाद एक और डाकू जो रोज़ के पास होता है उसे वो धक्का देकर पानी में गिरा देती है, और वो जब नीचे गिरता है तो नीचे से शार्क उसको वहीं पे खा लेती है। उसके बाद ये लोग उन डाकुओं की बोट लेकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और रेडियो पे उसी मैसेज वाले बंदे की आवाज़ सुनते हैं और फिर उसी डायरेक्शन में निकल जाते हैं। और इसी एंडिंग के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेक यू सब्सक्राइब माई ऑफिशियल चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।